सबसे पहले जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानव को प्रणाम करता हूं, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूं, मैं रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं, शंकर शाह जी को मैं प्रणाम करता हूं, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं, हम बादल बोई जी को प्रणाम करता हूं, भीमा नायक को प्रणाम करता हूं, खाजबा नायक को प्रणाम करता हूं। मैं छिंदवाड़ा से आता हूं, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहां मैं आपके क्षेत्र में आया हूं और कोटो भात और कुटकी की खीर भी हमारे यहां हम खाते हैं। तो ये हमारा जिला छिंदवाड़ा भी आपसे इससे संबंधित है, कोटो कुटकी की। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है, और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है, और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। ये आज आप सबके सामने चुनौती है। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान अपना हाथ हिला रहे हैं। आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये चुनाव तय करेगा इन नौजवानों के भविष्य को। ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो 35 दिन बते शिवराज सिंह जी, यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया, और यही जनता जो यहां बैठी और मध्य प्रदेश के मतदाता आपको विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं। आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश। 50% पैसे दो, काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है, ये आज हालात है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया,
रेत माफिया जो आपके यहां भी है, रेत माफिया दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इस रेत माफिया से निपटेंगे। रेत का अधिकार सबसे पहले आपका होगा। ये रेत माफिया जो शिवराज सिंह ने दिया है, शिवराज सिंह जी आपने बलात्कार दिया, आपने अपराध दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया, पर शिवराज सिंह ने एक और चीज करी। क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने किया, ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली। 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। तो ये आज मेरा प्रयास था। आज शिवराज सिंह जी से मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, अब जनता ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है और 35 दिन में आपका जो दबाने का, छिपाने का, घबराने का कार्यकाल रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। ये जनता आपको केवल विदाई नहीं करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और आपसे मैं विनती करता हूं, मध्य प्रदेश की तस्वीर रख लीजिएगा सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये आप सच्चाई का साथ देंगे तो शहडोल के तीनों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं, काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। 1-2 कारण है, बेरोजगारी, महंगाई और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है और यह बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछ ही दिनों में उनको आस्ते आस्ते यह बात समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं।
बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, एक ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो यह तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, यह उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में
18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। यह बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी, को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब यह कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए,
आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। साफ है, जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते। हम पैसा कानून लाए, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लाए। अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था, जमीन लेनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, अदानी हो, कोई भी हो, अगर जमीन लेनी है तो पहले जाकर हाथ जोड़कर ग्राम सभा के से जाकर पूछिए, नहीं तो जमीन नहीं ले सकते। यह कानून बनाया हमने। बीजेपी कहते नहीं, आप वनवासी हो, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। और पैसा कानून को, एक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया। 4.5 लाख पट्टे, जमीन के पट्टे जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, उन पट्टों को बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं भैया आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, जमीन का तो आपका हक बनता ही नहीं है। सरकार ने 3.5 लाख पट्टे आपके हवाले कर दिए थे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया। जल, जमीन और जंगल, मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। अब मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूं। इसको आप, इस बात को आप गहराई से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से
3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और मैंने कहा कि भैया ये जो पूरा बजट है इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, और हम करवा के दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाई और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। भाई और बहनों, हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था, आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों,
छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम को शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम कास्ट सेंसस, जाति जनगणना है। पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कुछ दिन पहले मैंने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है? आयु क्या है आपकी? हाँ, 72 साल की एज है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब? इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मजेदार। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजराइल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने। मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग
ना एक दलित था, ना एक आदिवासी था। यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने। सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अदानी के पास रिमोट कंट्रोल। तो कांग्रेस ने क्या वायदे किए? झूठे वायदे नहीं, मोदी जी वायदे नहीं, 15 लाख रुपए वायदे नहीं। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा हेलीकॉप्टर में आते हुए कि देखिए, वायदे वो ही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक में किया, यहां हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए, 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। कहना चाहता था, इतनी गर्मी में दूर से आए, आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से आपने मेरी बात सुनी, और सिर्फ आपने नहीं, मध्य प्रदेश के युवाओं ने टीवी पे आपने मेरी बात सुनी, समझी, और इस बात पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, अपने भविष्य पे आप निर्णय लेने जा रहे हो। इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जहां भी मेरी जरूरत हो, जब भी मेरी जरूरत हो, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, आप सिर्फ मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहा हूं, इसका मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट आऊंगा? बिल्कुल गलत है। तो ये जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन की स्किल है, लोगों को समझने की स्किल है, ह्यूमिलिटी, आपने कम्युनिकेशन और की बात की, बेसिकली आप कह रहे हो, देखो जो हम्बल है वो कम्युनिकेट कर पाएगा, जिसमें अहंकार है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास दूसरी स्किल्स हैं और आप फेल भी हो गई, कॉलेज में फेल हो गई, जॉब में फेल हो गई, और आप परसिस्ट करती गई, तो आप सक्सेस पा जाएंगे। सर एक्चुअली होता ये है कि जैसे भाई बहन है, उससे लड़कियों को ही शुरू से लाइक जो है उनको यही बोला जाता है कि आप ये काम करो, ये झाड़ू लगाना आना चाहिए, सब। तो इट्स लाइक कि उनको स्टार्टिंग You have been trained for a particular role. yes sir, ट्रेनिंग दी जा रही है। Why can't my brother do the same work I am doing, as well as I am studying and he is also studying? So sir, why this barrier and such a thing? Women are never actually explained how money works, how power works, what money is. कितने सालों से आप पढ़ रही हो? 20 साल हो गए। मगर 20 साल में आपको किसी ने ये नहीं बताया कि भैया पैसा ये होता है, इसका डेफिनेशन ये होता है। Why? If we have money, we'll have independence, we'll have power, we'll have rights, we'll get them. तो क्योंकि वो ये थिंकिंग है कि अगर बता दिया तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, बचा के। Yeah. Let us suppose you are walking on the street with
this 20 rupee note. Now this value is 20 rupees. Now suppose a fellow comes to you, puts a gun on your head and says, give me that money. What is the value of that note now? So this thing keeps changing in value. It changes in value every second depending on the power structure around it. Okay? If a woman has understanding of money, she completely transforms. Yes, sir. In fact, if a woman has a job but does not understand money, that won't work. If a woman doesn't have a job and understands money, that's a powerful thing. And then if women don't understand these things, then they're always dependent on a man who is either doing a job or understands these things. सर बेसिकली बॉलीवुड जैसा सवाल है, अगर आप एक दिन के पीएम बने तो आप क्या करेंगे? See, there are two types of economies. There is a production economy, जो चीजों को प्रोड्यूस करती है. आजकल प्रोडक्शन को चाइना डोमिनेट कर रहा है. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट पोजिशनिंग इंडिया. सर बट अब तो मतलब बंद हो रहा चाइना से लेना. नहीं, नहीं, बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है. अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो चाइनीज इंपोर्ट्स आर शूटिंग अप. वो मीडिया कह रही है कि बंद हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखेंगे नहीं हुआ. I mean, I would like that Chinese people are using made in India products. You know, made in Jaipur products, and some of you are running those companies that are sending those products there. That's what I would like to see. So the economy has to be realigned, where you have to believe in people. The banking system has to believe in people. If you look at Indian system in 70s, banks were lending much more to smaller industry, to entrepreneurs, etc., etc. Now the banks have been dominated much more by 2 or 3 large industrialists. सर कास्ट सेंसस पे आपका क्या ओपिनियन? फैक्ट ये है कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ही नहीं. और किसी को ये नहीं मालूम कि ओबीसीज कितने हैं, दलित्स कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं. तो जैसे आपको चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं? चलो एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके देखते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कहां टूटी है, कैसे टूटी है. तो कास्ट सेंसस है एक्सरे. कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल है. तो इट इज जस्ट टू सी भैया अभी स्टेटस क्या है. आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड कि दिस इज द स्टेटस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो आई एम फॉर कास्ट सेंसस 100%. पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? So I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. So I'm multiple things. But that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see. जैसे आप इतने स्मार्ट हो, तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ. आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. Yeah. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके. आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ. नेचुरल. इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है. फिर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा बाय बाय. क्या रिएक्शन है आपका? कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय. तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे. तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा. तू जो कर रहा है ना किए जा. दूसरों की क्या फिक्र करता है, तू उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है. उनकी बातों को तवज्जो ना दे, तू बस अपना काम किए जा. तू जो कर रहा है ना किए जा. माँ बाप का साथ तेरे साथ है, इससे बड़ा दुनिया में और नहीं मिलता इनाम है. इस बात को जहन में दबा ले, तू जो टूटा था ना पहले, चल उठ आज फिर अपने आप को बना ले. साथ हो कोई या ना हो तेरे, तू बस अपने इरादों को पक्का किए जा. तू जो कर रहा है ना किए जा. थैंक यू. Very good. I am very happy to have a chat with you.
and I'm very impressed by you. I would recommend that you learn some fundamental concepts. Learn how money works, what it is, learn humility, introspection. Sometimes you'll make a mistake. Think about why you made a mistake. Be fair with yourself. Don't treat yourself too well and don't treat yourself too badly. Be realistic and say, I'm going to be fair and kind to myself. So it was fun to chat to you. Thank you, sir. Okay, now we pause.